हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज शनिवार है और 8 तारीख है। मैं आपको सब्जेक्ट के ऊपर आऊँ जो मैंने आज अभी अर्ली इन द मॉर्निंग आर्टिकल पढ़ा है, उसके पहले मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये आपके साथ में अपने विचार साझा करना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो परिस्थिति है वो आप जो अभी जितने भी लोग हैं अभी तक बहुत लोगों को ड्यू टू डिजिटल की वजह से या इंटेंशनली बहुत सी चीज़ें का बहुत जड़ तक या बॉटम तक उनको पता नहीं था, बहुत कम लोगों को पता था। लेकिन डिजिटल की वजह से और स्मार्टफोन की वजह से और बहुत से ऐसे रिसोर्सेज अब जनरेट हो चुके हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी, अभी हर व्यक्ति ये चीज़ों को समझ रहा है। इसलिए जो समझ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं मालूम है उनके लिए ही मैं बताना चाहता हूँ। आज की तारीख में अगर मैं एक सिंपल ये बताना चाहूँ कि अगर हमारे देश में जितने भी राज्य हैं वो राज्य किसी के तहत आते हैं, और अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूँ जो बहुत ही सरल तरीके से एक कॉमन आदमी समझ सकता है। जैसे एक परिवार होता है, वो परिवार का मुखिया उसके पेरेंट्स होते हैं। अगर उसके पेरेंट्स के नीचे उनकी फैमिली मेंबर अगर अपना अपना डिसीजन लेने लगे और अपने ही पेरेंट्स का अपोज करने लगे हर काम के अंदर, तो वो फैमिली को एक समूह के रूप में या एक फैमिली के रूप में चलाना किसी भी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसी ही परिस्थिति की इमेज आप आज हमारे देश की समझ सकते हैं। जब हमारा देश इतनी तेज गति से प्रगति कर रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आपको कम बोल रहा हूँ, पूरा विश्व आज हमारे देश की, हमारे नीतियों की, हमारी पॉलिसियों की, हमारी इकोनॉमी की, हमारे नॉलेज की और हमारे जो कार्य क्षमता है उसकी सराहना पूरा विश्व कर रहा है। लेकिन हमारे ही अंदर के लोग, अपने लोग उसकी टांग खींचने में लगे हैं, उसको नीचा दिखाने में लगे हैं। मतलब मेरा इतना ही कहने का मतलब है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र ही हुए हैं। उसी का खमियाजा पूरा विश्व मतलब पूरे देश के लोग, अगर विश्व की बात एक अलग है, पूरे देश के खास करके हिंदुस्तान के लोग उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं। जब इतने छोटे से कार्यकाल के अंदर इतना परिवर्तन हो सकता है, तो इतने साल जिनको चांस मिला, इतने साल तक जिनको अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऊपर से देश को बढ़ाना तो दूर रहा, उसको जो जहाँ पे था वहाँ पे संभालना तो दूर रहा, ऊपर से उसको और भी दयनीय परिस्थिति में ले गए। और ये भी बात पूरा विश्व ही बोल रहा है। हमारे यहाँ के मीडिया बोलते हैं, जो बोलते हैं वो अलग बात है, लेकिन विश्व के बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े इतिहासकार बोल रहे हैं आज, और इसके सब तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं। तो इस बात पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मैं यही बोल रहा हूँ। दूसरा जो मेरा मेन पॉइंट है, ये पूर्व भूमिका बनाने के लिए मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोल सकता था, लेकिन उसकी बात का वेटेज में भी पॉसिबल इतना नहीं होता। आप देखिए कलकत्ता में जब इलेक्शन हुए तब क्या पोजीशन हुई थी। उसके बाद में जो ममता बनर्जी है वो क्या बोल रही है, वो इस हिसाब से डील कर रही है कि उनको किसी की भी चिंता नहीं है। वो एक खुद प्रधानमंत्री ही है, मतलब कहने का मतलब है वो केंद्र को, जो कि केंद्र के अंडर में राज्य आते हैं, वो राज्य की चीफ मिनिस्टर की बजाय वो ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे वो प्रधानमंत्री ही है। वो अपने किसी भी सूचनाओं का, केंद्र की तरफ से आने वाले किसी भी चीज़ों का वो अनादर कर रही है ओपनली, और उसमें कुछ लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। अगर ऐसा रहा तो जो केंद्र, मैं तो ये बोलूँगा, अगर इस हिसाब से राज्यों को ही अगर सब काम करना है तो फिर केंद्र की ज़रूरत क्या है? क्यों हमारा और आपका और सभी का पैसा केंद्र के ऊपर भी खर्च हो रहा है, राज्यों के ऊपर भी खर्च हो रहा है, और जब उनका कोई मीनिंग ही नहीं है, जब उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर क्यों ये सब करना? ये एक सवालिया निशान है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। मतलब धीमे धीमे क्या हो रहा है कि केंद्र की पकड़ जो है वो अगर डिसीजन नहीं लेंगे। और दूसरा मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि पिछली सरकारों ने
जानबूझकर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन और ऐसे धारा और ऐसी कलमें बनाई है जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति जो पावर में आएगा वो इमीडिएट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। उनको बहुत सी बातों को, अपोजिशन को, कानून को, कुछ धाराओं को लेकर के चलना पड़ता है। ऐसा हमारा जो नियम है वो बनाए हुए हैं। इसके तहत और हमारी जो विचारधारा है उसको भी उन्होंने झकझोर के रख दिया था पुराने जो टाइम के पीरियड है उसके अंदर। तो जब तक एजुकेशन के अंदर और इन सब में बदलाव नहीं होगा तब तक इन परिस्थितियों से निपटना बहुत मुश्किल है। आज की लड़ाई ये कोई वेपन के थ्रू लड़ी जाने वाली नहीं है, ये डिवाइड एंड रूल वाली लड़ाई है जो कि हर हिंदुस्तान के नागरिक को अच्छे से समझना होगा कि किस हिसाब से एक स्टेट, एक राज्य केंद्र के सामने आंख दिखाता है, मनमानी करता है, उनके हुक्म का या उनके ऑर्डर के या उनकी नीतियों का अनादर करता है। ये बात मैं आपके सामने रखा हूँ, डिसीजन आपको लेना है। मैं इस बारे में जो भी फैक्ट है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, वो आपके सामने रख रहा हूँ। अब मेरा आज का पॉइंट आता है, जो मेन पॉइंट जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मैंने जो बोला है, ये सभी देश के नागरिक जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए, समझिए और इस पर चिंतन करके मंथन करिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष या किसी धर्म निरपेक्ष या किसी भी व्यक्ति या पार्टी के संबंध में नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो ये फैक्ट है वो आपके सामने रख रहा हूँ, डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब मैं आता हूँ जो मैंने आज आर्टिकल पढ़ा है, मैं आपको दोहराना चाहूँगा। लगभग 10-15 दिन भी नहीं हुए हैं, अभी हार्डली 12-13 दिन ही हुए हैं। उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नीति डिक्लेयर की थी जो कि मैं आपको बोलना चाहूँगा टेली कम्युनिकेशन के अंदर। तो उसके अंदर उन्होंने जो डिक्लेयर किया था अभी तक यही था कि उसके लिए टेंडर भरे जाते थे और उसके बाद में जो वेव्स होती है, जो भी जिसके थ्रू हमारा नेटवर्क काम करता है, उसकी मतलब उन लोग एलोकेशन करते थे। अब उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि अब जो भी होगा वो ऑक्शन के थ्रू होगा, मतलब ओपनली होगा, ऑक्शन के थ्रू होगा। उसके अंदर अब ये जो ऑक्शन की बात कर रहा हूँ, ये कोई लैंडलाइन या किसी मतलब जो आपने देखा होगा टावर के थ्रू जो वेव्स ट्रांसफ़र होते हैं उसका संबंध नहीं है इससे। ये संबंध है स्पेस से। अगर हम यहाँ से अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में अगर आप फ़ोन लगाते हैं तो आप देखिए वो फ्री है, लेकिन कितनी जल्दी वहाँ पहुँचता है। वो पूरा का पूरा टावर, मतलब स्पेस के टावर के थ्रू, स्पेस के टेक्नोलॉजी के थ्रू वो डायरेक्ट नीचे। और ये बताना चाहूँगा आपको, जब भी एयर स्पेस के थ्रू काम होता है तो लैंड के कंपेयर में स्पेस का डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। जैसे कि एरोप्लेन है, वो अगर बाय एयर जाता है तो डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर होता है। स्पीड एक अलग मैटर है, लेकिन स्पेस के थ्रू डिस्टेंस बाय फिजिक्स ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाता है कंपेयर टू लैंड। स्पीड भी मायने रखती है, वो बात सही है आपकी, लेकिन लैंड के थ्रू। ऐसे ही स्पेस के अंदर जब स्पेस के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू जब टेली कम्युनिकेशन को जोड़ा जाता है तो वो बहुत फास्ट होता है। दूसरा, जो आदमी रेगुलर इस पर काम करते हैं या बात करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं या किसी रिलेटिव से बात करते हैं तो आपने देखा होगा उसकी क्लैरिटी लोकल टेली कम्युनिकेशन से भी अच्छी होती है। उसकी कनेक्टिविटी, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसमें स्पीड, वो सभी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है बहुत ही A1 क्वालिटी की होती है, बहुत ही अपग्रेड होती है। तो मेरा कहने का मतलब है उसके ऊपर जो वेव्स है स्पेस के थ्रू जो परमिशन दी जाएगी उसका स्पेशल बोली लगेगी और ऑक्शन होगा। उसके अंदर कौन कौन सी कंपनी आई थी मैं बताना चाहता हूँ। उसके अंदर भारतीय एयरटेल थी, उसके बाद में जियो थी, उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा अपने वोडाफोन थी, आइडिया थी और टाटा टेलीकॉम भी। ये सभी कंपनियां जो इंडिया में अभी ऑलरेडी चल रही है वो सभी उसमें है, लेकिन सबसे ज़्यादा दावेदार दो कंपनी को बताया जा रहा है। उसके अंदर है एयरटेल और जियो। और कल मैंने एक और आर्टिकल पढ़ा है कि जियो के अंदर मुकेश अंबानी ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जियो का भी IPO लाने की पूरी तैयारी है, जो कि LIC से भी बड़ा हो सकता है। आप सोचिए, जिसकी वैल्यू आपको मैं बताना चाहूँगा 100 से 150 करोड़, 150 मतलब अरब, करोड़ नहीं बोल रहा हूँ, लगभग 100 से 150 अरब की बात हो रही है।
अब 1 अरब की अगर मैं बात करूं तो 100 करोड़ इज इक्वल टू 1 अरब होता है। ऐसे 150 अरब की बात हो रही है, इतना बड़ा इशू। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि उसके अंदर लगभग बहुत करोड़ों लोगों के जो मतलब ये मतलब उसके सब्सक्राइबर हैं, किसके, जियो के। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि किस हिसाब से हमारे यहाँ पे उसको भुनाया जाएगा। वो क्या है क्या नहीं है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उसके बाद में उसकी वैल्यूएशन क्या हो जाएगी। और रिलायंस के अंदर वैसे भी पिछले 1 महीने से यही बात चल रही है कि उसके अंदर जो फैमिली है उसको लेकर के उसके अंदर सेग्रीगेशन होगा, या उसके भाग होंगे, या उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके अंदर उनके जो सन है और डॉटर है उसके अंदर वो अलग अलग पोर्शन उनको देंगे। ये सब तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, खाली उसका एक डिक्लेरेशन करना बाकी है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसके अंदर मैं आपको एक दफ़े वीडियो भी बना चुका हूँ कि मुझे आज की तारीख में भले उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हो, भले उनके मतलब ग्राहक ज़्यादा हो जियो के, लेकिन सर्विस के मामले में अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं बहुत दफ़े आर्टिकल पढ़ चुका हूँ, और जो यूज़ कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि भारतीय एयरटेल इज़ द फर्स्ट, वो नंबर 1 पे आती है। थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन उनका नेटवर्क, उनकी अप्रोच, उनकी कंप्लेन के प्रति उनका जो रवैया है, उनका जो एटीट्यूड है, वो देखते हुए और बहुत सी चीज़ों को देखते हुए 1 नंबर है। उसी के लिए मैंने आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज मैंने आर्टिकल जो पढ़ा है उसमें तो एक सोने पे सुहागा जैसी बात है, और ये मल्टी बिलियन कंपनी बनने जा रही है। मैं बोलना चाहूँगा आपको, गोल्ड माइन कंपनी बनने जा रही है। उसके जो ऑनर है वो मिस्टर सुनील भारती मित्तल, बहुत ही एक मामूली मतलब फैमिली से आ रहे हैं, और उन्होंने कितना बड़ा नेटवर्क बना दिया है। ये उनका एक टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट का छोटा सा बिजनेस था, उसमें से उन्होंने भारतीय एयरटेल का सर्जन किया। आप सोचिए उनका जो एफर्ट्स है उसको देख करके। उसमें जो उनके एमडी हैं और सीईओ है गोपाल विट्ठल करके है, जो कि पहले एचयूएल में काम कर चुके हैं। आप सोचिए, ये मैं कितने टाइम से पढ़ रहा हूँ, मुझे सब कुछ ध्यान में है। गोपाल विट्ठल जो है वो बहुत ही लाइमलाइट पर्सन नहीं है, वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं और उनको बहुत हायर सैलरी के ऊपर ही रखा गया था। ये काफ़ी टाइम हो चुका है और वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। कहने का मतलब इतना है। तो अब मेरा जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय एयरटेल ने आज की न्यूज़ में ये दिया गया है कि वो होम टू होम सिक्योरिटी में लॉन्च हो रहे हैं। मतलब होम सिक्योरिटी में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। पहली कंपनी ऐसी है जो इंडिया में लेकर के आ रही है। विदेशों में है, कहाँ कहाँ है, जापान में है, जर्मनी में है, चाइना में है, साउथ कोरिया में है, और भी ऑस्ट्रेलिया में, फिर बेल्जियम में, यूरोप में, फ्रांस में, बहुत जगह पे है। लेकिन अभी इतना ज़्यादा लाइमलाइट में इंडिया में नहीं है। उसकी शुरुआत फर्स्ट टाइम भारतीय एयरटेल कर रही है। तो मैंने उसमें से कुछ पॉइंट नोट किए हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ। इसमें लिखा है दिल्ली के एनसीआर में इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसके आउटपुट आ चुके हैं और इसको बहुत लार्ज लेवल पे लेकर के जाने वाले हैं ये। तो इसका वैल्यूएशन एडिशन जो होगा वो कितना गुना होगा, मतलब ये जो वैल्यूएशन एडिशन होगा वो जियो के सामने भले टाइम लगेगा लेकिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। और यही बताता है कि कंपनी के अंदर जो स्मार्टनेस है, कंपनी के अंदर जो बुद्धि है, कंपनी के अंदर जो दूरदर्शिता है वो कितनी अच्छी है कंपेयर टू जियो। मैं जियो के लिए नेगेटिव बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं यही बोल रहा हूँ जो कॉमन आदमी यूज़ कर रहा है, चाहे वो चैनल की हो, चाहे एचडी में चैनल हो, चाहे उसकी क्लैरिटी हो, चाहे उनका मतलब कंप्लेंट के प्रति उनका जो रवैया होता है, जो अटैम्प्ट करने का होता है, वो सभी में देखते हुए, क्लैरिटी देखते हुए आज की तारीख में ज़्यादातर लोगों का रुझान भारतीय एयरटेल ही है। मतलब सर्विस क्वालिटी को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, उसके देखते तो इसमें लिखा है कि एनसीआर में एक्स सेफ बॉन्ड के तहत स्मार्टफोन होम के लिए तैयार है। कौन? भारतीय एयरटेल कंपनी ला रही है ये दमदार कैमरे, एक्स सेफ कैमरे का नाम सुनना, जो कि बहुत ही इंटरनेशनल है और बहुत ही अच्छे हैं। अभी उसमें ये क्लेरिफिकेशन नहीं लिया है, दिखा हुआ है कि ये इंडिया मेड है या फॉरेन के हैं या एब्रॉड के हैं। चलो वो बात, अगर इंडिया मेड हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हर क्षेत्र में अभी आत्मनिर्भर की ही बात चल रही है। तो इसमें लिखा है एक्स सेफ सॉल्यूशन में H-265 कंप्रेशन 360 डिग्री, आपको बोलना चाहूँगा 360 डिग्री। उसके बाद में OL कलर, मतलब OL कलर नाइट विजन, OL कलर नाइट विजन। फिर उसके बाद में IP67 रेटिंग, प्राइवेसी शटर ऑफ ह्यूमन डिटेक्शन। उसके बाद में लिखा है जैसे एडवांस फीचर्स के साथ
इंडोर और आउटडोर सिक्योरिटी HD कैमरे शामिल हैं। मतलब सभी आप देखिए 360 डिग्री मतलब पूरा कवर हो जाएगा। और वो उन लोग दे रहे हैं सिर्फ पर मंथ 99 रुपीज़। मतलब अगर आप मैं बोलना चाहूँ आपको 99 रुपये में एक महीना, और पूरे साल का उन्होंने रखा है 999 मतलब 1000 रुपीज़। अब सोचिए उसमें भी उन्होंने सब्सिडी मतलब एक थोड़ा एक महीने का आपको कम रखा है। 12 महीने के अगर मैं देखने जाऊँ तो 1200 होते हैं, उसकी जगह उन्होंने 2 महीने का आपको मतलब बेनिफिट दिया है अगर एक साल का करवाएंगे तो। कहने का मतलब है अभी इसके जो आउटपुट निकल रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि जो इसका कैमरा है वो 265 कंप्रेशन 360 डिग्री पे वो मतलब मूवमेंट कर सकेगा, मतलब हर एंगल से उसके अंदर इंडोर और आउटडोर। तो आप सोचिए इंडिया में इसका कितना डिमांड होगा, आप ये सोचिए। तो वो एक फर्स्ट टाइम फ्यूचर लेकर के आ रहे हैं ये, इसकी वजह से भारती एयरटेल बहुत पॉजिटिव हो जाता है। वैसे भी पॉजिटिव था, ये मैंने 5-6 दिन पहले सेपरेट वीडियो में बनाया है, लेकिन ये उसमें सोने पे सुहागा ऐड करेगा, इसलिए मैं बना करके आपको दे रहा हूँ। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ। दूसरा, उसके अंदर जो उसके जो कैमरे होंगे जो इंडोर और आउटडोर सिक्योरिटी का, उसके अंदर क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सिस्टम भी है। उसके अलावा और भी सिस्टम है, मतलब अगर ओनर कहीं पे भी है तो उसको वो एक्सेस करके देख सकता है। कहने का मतलब आज की तारीख में जैसे गाड़ियों के अंदर लग चुके हैं ऐसे सभी डिटेक्शन और जिसको बोलते हैं डेस्टिनेशन कैमरा, और उसके ऊपर वॉच करने के लिए गाड़ियों में भी आ रहा है। ये अब एक छोटी सी सिक्योरिटी हो चुकी है। पहले कॉस्टली थी, अब कॉस्टली नहीं रही है। धीमे धीमे ये एक कॉमन होती जा रही है, और ऐसा ही होता है सॉफ्टवेयर में हमेशा टेक्नोलॉजी के अंदर। जब नई नई आती है तब थोड़ी कॉस्टली होती है, उसके बाद में जैसे जैसे उसका उपयोग होता है वो बहुत ही सस्ती और कॉमन आदमी के हाथ तक चली जाए ऐसी हो जाती है। तो उसको देखते हुए ये बहुत ही बढ़िया कदम है हमारे इंडिया के लिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और ये कंपनी के लिए। तो अब मैं यही बोलना चाहूँगा आपको, इसको देखते हुए अभी जब ये प्लान मार्केट में जोर शोर से लेकर के आएंगे तो स्टार्टिंग ही इनको करोड़ों के ऑर्डर मिलने वाले हैं। तो उसको देखते हुए मैं आपको ये बोलूँगा, भारती एयरटेल जो कल 705 रुपये उसका क्लोजिंग आया है, 5 रुपये माइनस में था, उसका मैं टारगेट आपको दे रहा हूँ 880 रुपये। ये मैं आपको कंजर्वेटिव टारगेट दे रहा हूँ सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर। ये कंजर्वेटिव टारगेट है 880 का। वैसे मुझे इसका टारगेट अगर 2-3 साल के लिए रखो तो मुझे 1500 भी कम लग रहा है, जिस हिसाब से अगर ये फीचर्स लॉन्च होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब एक मतलब इसको क्या बोलते हैं, एक कंपाउंडिंग ये मल्टीपल होगा करोड्स ऑफ उसके अंदर, तो उसकी जो रेवेन्यू जनरेट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। यही मैं बोलना चाहता हूँ। दूसरा, कल का आपको मालूम ही है इंडेक्स कैसा रहा था, और आज सैटरडे की वजह से मैं और भी जो पॉइंट है वो लिख करके रखूँगा, और भी जानकारी लूँगा जो आपके साथ में साझा करूँगा। तो हमको कल संडे है और मंडे के लिए बहुत काम आएंगे। दूसरा, ऐसी भी बहुत बातें आ रही है कि मंडे को ये जियो के मैसेज की वजह से जो उन्होंने 3-3.5 या जो भी बिलियन उन्होंने मतलब जुटाए हैं उसको लेकर के, और जियो का जो ये IPO लेकर के आएंगे उसके तहत। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि रिलायंस के जब फ़ोन आए थे उसमें क्या हुआ था, वो सभी बातों को ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। मैं किसी की क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन हमको ध्यान में रखना है बस, और आपको अपना निर्णय खुद लेना है। दूसरा, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ गति से काम होगा, ऐसा आर्टिकल मैंने पढ़ा है, और ब्लूमबर्ग के अंदर भी पढ़ा, और मैं मैगजीन जो मंगा रहा हूँ उसके अंदर से भी ऐसी ही बात निकल करके आ रही है। तो रेलवे का ध्यान रखना है। दूसरा, मैंने आपको टेली कम्युनिकेशन बताई दी, अब पूरा का पूरा टेली कम्युनिकेशन अभी रिवाइव होगा, उसके वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ, लॉन्ग टाइम के लिए आइडिया और उसको आप ले सकते हैं, किसको, टाटा टेलीकॉम को, टाटा टेक्नोलॉजी के अंदर जो है टेलीकॉम उसकी कंपनी को। अभी मैं इतना ही रखता हूँ मेरे वीडियो के अंदर। तो भारती एयरटेल 705 रुपये 880 का टारगेट 2 महीने के अंदर दे रहा हूँ, जो भी कंजर्वेटिव टाइम में। दूसरा, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अभी जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है उसने रेलवे को लेकर के, स्पेशलिटी केमिकल को लेकर PLI स्कीम के थ्रू और भी बहुत सारी वो स्कीमें लेकर के आ रहे हैं जो हमारे मार्केट को यहाँ से और ज़्यादा रिवाइव करेगी। और 1 तारीख को बजट तो है ही, फरवरी को। तो ये सब बातें मिलकर के बहुत ही पॉजिटिव माहौल बनाएगी, लेकिन ऐसे माहौल में भी FII अपना गेम करेगी। इसीलिए अपनी तैयारी के साथ में, अपने आइडल मनी के साथ में, ध्यान से सुनना, आइडल मनी बोल रहा हूँ मैं, डे टू डे नहीं बोल रहा हूँ,
उसमें हमको अपना काम करना है। और मैं ऐसा भी वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ जिसके अंदर के हमको किस तरीके से समझ आए कि एफआईआई और डीआईआई किस तरीके से काम करती है और क्यों काम होता है इसके ऊपर, क्यों वो कभी टेलीकॉम को चलाते हैं, कभी आईटी को चलाते हैं, कभी स्पेशल केमिकल को चलाते हैं, कभी मेटल को चलाते हैं और कभी चलाते हैं रिटेल को। ये कैसे अंदाज़ा लगता है उनके पास में कोई जादू की छड़ी है? ऐसा नहीं है। यही मैं एक वीडियो बना करके, थोड़ा लंबा होगा, उसको मैं बना करके लेकर के आऊँगा। तो लास्ट में यही बोलूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी है, डिस्क्लेमर रख रहा हूँ मैं। और आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की सलाह सूचन से ही लें। और मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि जितने भी भारतीय हैं जो मार्केट में इन्वॉल्व है उनको बेनिफिट मिल सके। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास में भी कुछ अच्छे पॉइंट है तो प्लीज़ सेंड मी विद द कमेंट के थ्रू मेरे को भेजिए। ये फैसिलिटी है और हम और आप मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। और जो नए आए हैं फर्स्ट टाइम, उनको रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ जाने से पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि मैं नया वीडियो बनाऊं तो चैनल के थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिले और हम और आप मिलकर के नई नई जानकारी के साथ में और नए नए टूल मतलब जो इन्फॉर्मेशन उसको लेकर के अगर मार्केट में जाएंगे संपूर्ण जानकारी के साथ में, मार्केट चालू होने के पहले तक की, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट रहने के चांसेस रहते हैं। जय हिंद।